हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें किंग की उपपत्नी ली को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है कि मैं इस झाओ के साथ इसके महल गई थी और जब मैं इसके महल से वापस आई तो अचानक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर से पता चला कि मुझे जहर दिया गया था। आपके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ ना, तो ये झाओ मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है, प्लीज इसे पनिशमेंट दीजिए। कहती मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, किंग कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ली यहाँ पे सबूत दिखाने लगती है। झाओ कहती मैंने ये सब नहीं किया है, शायद मेरी सर्वेंट जियांगसी ने ये सब किया हो। ये बोलकर वो जियांगसी को थप्पड़ मारने लगती है। जियांगसी कहती है महाराज मुझे जाने दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किंग होते हैं वो जियांगसी को मारने का ऑर्डर देते हैं। सारे सिपाही जियांगसी को बाहर लेकर जाते और उसे वहीं मार डालते हैं। हमें मॉडर्न एरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांगसी नाम की लड़की इसी बुक को पढ़ते हुए जा रही होती है। बेचारी जियांगसी की मालकिन ने तो उसे ही फंसा करके उसे मार डाला। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो उसे अच्छा सबक सिखाती। तभी हम देखते हैं कि एक बच्ची उसे धक्का देती है, जिस वजह से बुक नीचे गिर जाती और जियांगसी बुक के अंदर एंटर कर जाती है। उसके बाद जियांगसी की आत्मा उस नौकरानी की आत्मा में चली जाती है। कहती मैं नौकरानी की सही गलती है, महाराज जी से सजा दीजिए। अब यहाँ पर और तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है, जिसे देखकर जियांगसी काफी हैरान होती है। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जियांगसी तुम किताबों की दुनिया में आ गई हो और तुम्हें महाराज लू को अपना बनाना है। जियांगसी सबको देखकर कहने लगती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो विलन है ना, मैं इसे अपना कैसे बना सकती हूँ। मुझे तो शुरुआत में ही पीट पीट के मार दिया जाएगा, मैं तो एक नीच नौकरानी, मैं क्या करूँगी। स्टार्ट होता है, किंग उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। जियांगसी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिपाही से ले जाते हैं और उसे बाहर लेकर आते हैं और उसे मार डालते हैं। अब जियांगसी का फिर से रीबर्थ होता है। जियांगसी कहती मेरे पास एक और मौका है, मैं खुद को फिर से बचाने की कोशिश करूंगी। कहने लगती कि कैसे बुक में झाओ ने किसी और आदमी के लिए महाराज को मार दिया था और खुद महारानी बन गई थी। तो झाओ भी सोचने लगती कि मुझे महल में रहना है तो मुझे खुद को बचाना ही होगा। इसलिए झाओ कहने लगती है कि ये सब गलती मेरी नौकरानी की है, प्लीज महाराज उसे सजा दीजिए। जियांगसी कहने लगती है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी किंग उसे बाहर लेकर जाते हैं और मार डालते हैं। इसी तरीके से फिर से जियांगसी का रीबर्थ होता है और झाओ उसे फिर से फंसाती और फिर से उसे मार दिया जाता है। फिर से जियांगसी का रीबर्थ होता है। वो सोचने लगती है रीबर्थ लेने से अच्छा ये लोग मुझे मार ही डालते, मुझे मार डालो ना। बैकग्राउंड से आवाज आता है और बताया जाता है कि जियांगसी तुम अपना मिशन पूरा नहीं करोगी तो मॉडर्न एरा में तुम्हारी बॉडी को मार दिया जाएगा। जियांगसी कहती तुम मुझे धमकी दे रहे, वैसे भी मुझे मरने की आदत हो गई, इस दुनिया में रहने से अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। ऐसे ही झाओ से फंसाने वाली थी। जियांगसी उठकर अपने हेयर पिन को निकालती है और सीधा झाओ को मार डालती है। कहने लगती है कि अब तो मैंने तुम्हें मार दिया है, अब तुम मुझे कैसे फंसाओगी। लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से ब्लड आता है और वो भी मारी जाती है। उसका फिर से रीबर्थ होता है और वो हेयर पिन निकाल कर झाओ को मार डालती है। उसका बार बार रीबर्थ होता है और वो बार बार झाओ को अलग अलग तरीके से मारने लगती है। तभी उसके पास सिस्टम आता है और बताने लगता है कि अब से तुम न्यू हीरोइन हो। और तभी किंग आते हैं और उसे भी मार डालते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने इस पागल नौकरानी को मार दिया, नहीं तो ये सभी को मार डालती, क्योंकि इस नौकरानी ने 20 बार रीबर्थ होकर मुझे मारा है। जरूर इसके ऊपर किसी भूत का साया होगा। अभी किंग का भी सर चकराने लगता है और कहता है कि मैंने इसे मार डाला, लेकिन फिर भी हम सभी क्यों मर रहे हैं। मरने के बाद जियांगसी का फिर से रीबर्थ होता है। जियांगसी कहती सिस्टम मेरा बार बार रीबर्थ क्यों हो रहा है। सिस्टम बताता है कि तुमने झाओ को मारा है, अब तुम ही हीरोइन हो। खुश हो जाती है, मैं हीरोइन हूँ, इसका मतलब अनलिमिटेड रीबर्थ ले सकती हूँ। किंग सोचने लगते हैं कि भला ये इविल गर्ल हंस क्यों रही है। और जैसे ही उसे फंसाने वाली होती है, जियांगसी अपने हेयर पिन को निकालने लगती है। उसे रोकने के लिए कहते हैं उपपत्नी झाओ को कोल्ड महल में भेजा जाए। जियांगसी सोचने लगती है कि पहली बार इस हिटलर ने सही दिमाग लगाया है। उपपत्नी झाओ चिल्लाते रह जाती महाराज मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी उसे लेकर जाया जाता है। इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन किंग उसे भी कोल्ड महल में भेज देते हैं। अब जियांगसी यहाँ पर छुपकर भागने की कोशिश करती है,
किंग कहते हैं कि इसे मेरे रूम में लेकर आओ। बाद देखते हैं जियांगसी किंग के महल में आ जाती है। किंग सोचने लगते हैं कि इस नौकरानी की वजह से मैं 20 बार मारा गया हूँ और भला ये नौकरानी है कौन और क्या इसके पास कोई ईविल शक्तियाँ हैं। कहते हैं इसे लेकर जाओ और इससे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके पास जितने भी सीक्रेट है उसे मैं जानना चाहता हूँ। जियांगसी हैरान हो जाती है। ये सब सहने से अच्छा कि मैं खुद को ही मार डालूं और दोबारा से मेरा रीबर्थ हो जाए, इसलिए वो हेयर पिन निकाल के खुद को मार डालती है। उसके मरने के बाद किंग और देफू भी मर जाते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ फिर से जियांगसी का रीबर्थ होता है। रीबर्थ होने के बाद किंग सबसे पहले जियांगसी के हेयर पिन को हटाने के लिए कहते हैं। देफू कहता है मैजिस्ट्री आप इस नौकरानी के हेयर पिन को क्यों निकालने के लिए कह रहे हैं। महाराज कहते हैं चुपचाप इसके हेयर पिन को निकाल लो। किंग कहते हैं कि अब से नौकरानियों को हेयर पिन रखने की अनुमति नहीं है, अगर वो ऐसा करती तो उन्हें पीट पीट के मार दिया जाए। सोचने लगता है क्या इस नौकरानी की लाइफ लाइन मुझसे कनेक्टेड है और देफू से कहता है कि जाकर तांत्रिक को लेकर आओ। देफू भी तांत्रिक को लेकर के आ जाता है। किंग उससे कहने लगते हैं, तांत्रिक कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सच में इस औरत के ऊपर किसी स्पिरिट का कब्जा है। काफी ध्यान से जियांगसी को देख करके कहता है महाराज इस औरत की वजह से हमारे कंट्री का भविष्य पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। किंग उसे जाने के लिए कहते हैं और जियांगसी से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें देश के भविष्य के लिए रख रहा हूँ। जियांगसी सोचती है कि मेरी किस्मत इतनी अनलकी क्यों है, भला मुझे क्यों इस विलन के साथ रहना होगा। कहते हैं कि तुम्हारी मिस तो कोल्ड महल में है, इसलिए आज से तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो। अब इससे जियांगसी बिल्कुल भी खुश नहीं होती और मुंह बनाकर जाने लगती है। आकर वो देफू से पूछने लगती है क्या आप नौकरानी का रूटीन बता सकते हैं। देफू कहता है कि तुम्हें महाराज को ड्रेस पहनाने में हेल्प करनी होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि सारी नौकरानी इस जॉब के लिए तरसती हैं। अब कुछ नौकर किंग के लिए खाना लेकर जा रहे थे। जियांगसी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। खाने की खुशबू सूंघने के बाद जियांगसी को बहुत तेज भूख लगने लगती है। किंग जियांगसी से कहते हैं यहाँ आकर मुझे खाना दो। जियांगसी भी खुशी खुशी खाना देने जाने लगती। सोचने लगती कि अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं शाही दावत को खाकर मरूंगी, इसलिए वो सारे सामान को फेंकती है और किंग के सामने ही बैठकर खाने लगती है। अब किंग काफी गुस्से में कहते हैं कि अभी इस जियांगसी को लेकर जा और इसे मार डालो। कहती है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले खाना खाना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो किंग का चेहरा देखकर कहती है सबसे पहले मैं खुद को ही मार डालती हूँ। उसके बाद वो वही टक्कर खाकर मर जाती है, साथ ही बाकी लोग भी मर जाते हैं। फिर से रिबर्थ होता है। वो कहती है किंग क्या मैं आपको खाना परोसने के लिए आऊँ। किंग कहते हैं अगर तुम चाहती तो खाना खा सकती। सुनकर जियांगसी बहुत ज्यादा खुश होती है और किंग के सामने ही बैठकर खाने लगती है। उसे देखकर काफी हैरान होते हैं कि भला इसका पेट है या फिर कुआं। जियांगसी लास्ट प्लेट को भी खा लेती और अचानक उसके पेट में दर्द होता है और उसकी फिर से दर्द हो जाती है। रिबर्थ होने के बाद जियांगसी सोचती भला खाते हुए भी कोई मरता है क्या। किंग देफू को बुलाकर कहते हैं कि जियांगसी का ध्यान रखना और उसे टाइम से खाना देना। से चले जाते हैं तो जियांगसी खाना उठाकर खाने लगती है और देफू को भी देने लगती। किंग तो बहुत ज्यादा इविल है, ये तो नौकरानी को भी चैन से नहीं जीने देता। जियांगसी को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होकर किंग के पास आई थी। देफू कहता है तुम्हें किंग की सेवा करनी अच्छे से करना ताकि वो तुम्हें इनाम दे। एक नौकरानी जियांगसी को ड्रेस देकर के अंदर जाने के लिए कहने लगती है। किंग को दिखाया जाता है जो कि गर्म पानी के झरने में बैठे हुए थे। जियांगसी उन्हें देखकर काफी हैरान। इसके बाद वो किंग को छुपकर देखने लगती है। किंग कहते हैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी। जियांगसी कपड़े लेकर उसके पास आने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे नहाने में हेल्प करने आई हूँ। किंग जियांगसी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। जियांगसी कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, भला तुम मुझसे छिप क्यों रहे हो। किंग भी उससे डरते हुए कहने लगते हैं देफू इसे बाहर निकाल। कहती है शायद महाराज वो आपकी आवाज नहीं सुन रहा इसलिए मैं ही उसे चिल्लाती हूँ। कहती है भले ही आप चिल्ला लीजिए यहाँ कोई नहीं आएगा। किंग कहते हैं अगर तुम्हें पास आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जियांगसी कहती है मुझे पहले आपको टच करने दो, उसके बाद आप मुझे मार डालना। बोलकर जैसे वो आगे बढ़ती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और सीधा ही बाथटब में गिर जाती है। किंग जियांगसी को उठाकर सेवन को बुलाने लगते हैं। सेवन भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि भला ये जियांगसी एक ही दिन में किंग के इतने क्लोज कैसे आ सकती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है। तभी उसका फिर से रीबर्थ होता है। इस बार हम देखते हैं जहाँ किंग उसके गिरने से पहले ही उसे उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जियांगसी किंग को टच करने लगते। किंग कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन भला ये पागल जियांगसी का मानने वाली थी। वो किंग के कपड़े उतारने लगती है। वो किंग की बॉडी को टच करते हुए उसके क्लोज आने लगती है। तभी वहाँ पे देफू आ जाता है। किंग कहते हैं सेवन जियांगसी ने काफी अच्छा काम किया इसलिए मैं उसे इनाम में एक महल देना चाहता हूँ। ये
सुनने के बाद जियांगसी बहुत ज्यादा खुश होती है और नेक्स्ट डे अपने महल में आकर वो इतने ज्यादा सोने चांदी देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो जियांगसी को बताता है कि तुम्हें इन जानवरों का ध्यान रखना है। पहले तो जियांगसी काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है इसका मतलब सबसे नीचे नौकरानी हूँ जो जानवरों का देखभाल कर रही। जियांगसी एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है मुझे लगा था कि इविल किंग मुझे 100 मिलियन युआन, लेकिन देखो तो वो तो मुझे इन बतख की देखभाल करने में लगा दिया है कि तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी, नहीं तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये बोलकर वो उन जानवरों का ध्यान देने लगती है और तभी अचानक जियांगसी का पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जाकर किंग को बताता है जियांगसी का पैर फिसल गया और वो घायल हो गई है। मैजिस्ट्री कहते हैं इतनी छोटी सी बात बताने के लिए तुम यहाँ आए। किंग को याद आता है कि जियांगसी को कुछ हुआ तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। जब वो जाकर देखते तो जियांगसी की काफी बुरी हालत होती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांगसी की आंखें खुलती है और किंग उसके लिए दवा लेकर आते और कहने लगे कि इसे पी लो। अब जियांगसी दवा को देखकर मुंह बनाने लगती है। कहते हैं तुम खुद पियोगी या मैं तुम्हें पिलाऊं? जियांगसी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये किंग सोचने लगते हैं ये बिना किसी रीजन के मरती जा रही है, कोई भी गलती नहीं कर सकता, इसलिए वो जबरदस्ती जियांगसी को दवाई पिलाने लग जाते हैं। दवाई पीने के बाद जियांगसी अचानक ही किंग को किस कर देती है जिसे देखकर किंग भी काफी हैरान होते हैं। किंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांगसी कहती है दवाई बहुत ज्यादा कड़वी थी, अगली बार याद रखना मुझे दवाई पिलाते कुछ शहद भी दवा में मिला देना। अब ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते और कहते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंग के सामने जाकर कहती है ठीक है तुम मुझे मार डालो। किंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? सोचने लग जाती है कि एक किस के लिए ये इतना ज्यादा परेशान है। जियांगसी कहती है मैं थक गई हूँ, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। किंग उसे अपने से दूर कर देते हैं। जियांगसी कहने लगती है भला आप मेरा गला क्यों नहीं दबा रहे? और किंग के हाथों को अपने गले में रखकर कहने लगती है किंग मुझे पता है कि मैंने कोई पाप किया है, लेकिन आपके हाथों से मरना भी सम्मान की बात होगी मेरे लिए। कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुमसे निपटने का तरीका नहीं है? बात देखते हैं जहाँ किंग ने जियांगसी के हाथ पैर बांधकर उसे बैठाए तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं जो कि जियांगसी का चेकअप करने लगे। किंग कहते हैं तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना। अब यहाँ पर डॉक्टर जियांगसी के सर में सुई लगाने लगते हैं। जियांगसी के मुंह से पेपर निकालते हैं। जियांगसी कहती प्लीज महाराज मुझे जाने दीजिए, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, आपको किस नहीं करना था। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं तो वही किंग उसके मुंह में वापस से पेपर डाल देता है। कहते कुछ भी करके इसे ठीक करो, ये बस बकवास करते रहती है। टाइम बाद देखते हैं जहाँ इलाज करने के बाद डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं तो वही जियांगसी के सर में बहुत सारी सुई लगी हुई थी। अब यहाँ पर किंग भी बहुत ज्यादा खुश होकर के अपना काम करने लगता है तो वही जियांगसी सोचने लगती कि ये किंग तो बहुत ज्यादा खड़ूस है, अगर मैं हिल पाती तो खुद को इसके सामने मार डालती। देफू आकर बताता है कि राजकुमार यन यहाँ पर आने वाले हैं। सोचने लगती है ये यन तो वही है ना जो झाओ के साथ मिल करके महाराज को मारने वाला है। ठीक है लेकिन इस जियांगसी को यहाँ से लेकर जाओ। सिपाही जियांगसी को लेकर के जाने लगते हैं। राजकुमार यन भी जियांगसी को देख लेता है, से पूछने लगता है कि भला ये लड़की है कौन? देफू बताता है वो बस एक नौकरानी है। हम देखते हैं कि सिपाही जियांगसी को एक जगह पर बैठा कर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद है राजकुमार यन महाराज बनेगा तो वही झाओ महारानी बनेगी, लेकिन उन्होंने सिंहासन कैसे कब्जे किया ये मुझे याद नहीं आ रहा है। सिस्टम क्या तुम बता सकते कि उन्होंने सिंहासन कैसे लिया? सिस्टम बताता है कि कुछ महीने बाद किंग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी और उन्हें बहुत आसानी से यन को दिखाया जाता है जो कि किंग से बात कर रहा था। किंग कहता है तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। यन कहता है कि मैं कुछ साल बाद शादी करना चाहता हूँ। यन कहता है भाई मैंने सुना है उपपत्नी ली प्रेग्नेंट है तो आपको उनका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किंग बताते हैं कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। कहता है आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की? कहते हैं राजकुमार यन बताओ मेरे बच्चे को जिसने नुकसान पहुंचाया मैं उसके साथ क्या करूं? कहता है ये आपका फैमिली मैटर है तो आपको ही कुछ करना होगा। तभी वो पेपर को देखने लगता है। किंग उसके हाथों से पेपर ले लेते हैं क्योंकि उसमें जियांगसी की फोटो बनी हुई थी। यन भी यहाँ से जाने लगता है। किंग अपने सिपाही से कहते हैं कि यन का पीछा करो और जियांगसी की पेंटिंग को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जियांगसी को दिखाया जाता है जो कि महल की कीमती चीजों को चोरी करके भागने का प्लानिंग बना रही थी क्योंकि अगर 3 महीने बाद यन राजा बन जाएगा तो उसे मार ही डालेगा। जियांगसी सोचने लगती है कि मैं बार बार रिबॉर्न हो सकता है
तो मैं इस यन को भी हरा ही सकती हूँ। सिस्टम से पूछती कि वैसे राजा को कौन सी बीमारी थी। से दिखाया जाता है जहाँ किंग के सर में अचानक ही दर्द होता है और वो सभी लोगों को मार डालता है। में जियांग बताती कि अच्छा उसे फंसाया गया था और इसीलिए सब उससे डरते हैं। जियांग कहती है कि किताब में ये नहीं बताया कि उसे कब और कैसे फंसाया गया था। कहता है नहीं, ये सब नहीं बताया गया है। जियांग हंसते हुए कहने लगती है, रोते हुए कहने लगती है कि भला मैं इस गेम से कैसे बाहर निकलूं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग को किंग की देखभाल करने के लिए भेजा जा रहा था। जियांग कहती है वो अकेले नहीं सो सकता, जो मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। एक आदमी आता है जो जियांग के गले में चाकू रख देता है। जियांग कहती है मैं तो एक छोटी सी नौकरानी हूँ, मुझे मार कर तुम्हें मिलेगा क्या। पूछने लगता है उपपत्नी झाओ को कोल्ड महल में क्यों भेजा गया। जियांग सोचती है कहीं ये राजकुमार यन तो नहीं, और कहने लगी उपपत्नी झाओ ने किंग के बच्चे को मारा, इसलिए उन्हें कोल्ड महल में भेजा गया। कहता है कल तुम्हें किंग को बताना है कि उपपत्नी झाओ को फंसाया गया था। जियांग कहती अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो वो मुझे ही मार डालेंगे। अब वो डाकू जियांग को मार डालता है। जियांग को बहुत तड़पाने लगता है। जियांग सोचती कि अभी तक मैं मरी क्यों नहीं। आदमी कहने लगता है कि भला किंग तुम्हारा पेंटिंग क्यों बना रहे थे। जियांग कुछ नहीं कह पाती। को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आकर के बताता है राजकुमार यन ने एक नौकरानी को चुना, लेकिन वो नौकरानी आपकी पसंद नौकरानी जियांग है। जियांग को दिखाया जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं यहाँ से जल्दी मर जाऊँ, नहीं तो मैं तुम्हें दर्द पहुँचाऊंगा। जियांग कहती है मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, उसे मार कर वो खुद को चाकू से मार लेती है। किंग आते हैं जो कहते हैं जल्दी से डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। जियांग कहती है किंग आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। जियांग जैसे ही मरती है किंग के दिल में भी दर्द होने लगता है, तभी उनका रीबर्थ होता है। और जियांग का भी इस बार जियांग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। तो उधर किंग भी जियांग को ढूंढ रहे होते हैं, और जब वो किंग को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होकर के किंग को गले लगा लेती है। तभी वो आदमी जियांग को चाकू फेंक कर मार डालता है। पर जियांग का फिर से रिवर्ट होता है। वो कहती है भागने से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिले। उससे बातें करने लगती है। वो कहता है तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए तो तुम मुझसे भाग रही। ये बोलकर वो जियांग को फिर से मार डालता है और सभी लोग फिर से मर जाते हैं। अब जियांग का फिर से रिवर्ट होता है। वो कहती है मैं बार बार रिवर्ट क्यों ले रही, हर बार तो वो राजकुमार यन मुझे मार ही डालता है। अब जियांग आगे जाकर के बैठ जाती है और राजकुमार यन से कहने लगी आकर मुझे मार डालो। तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं, जिसे देखकर राजकुमार यन भाग जाता है। किंग चाहते थे कि जियांग दोबारा न मर जाए, इसलिए वो सभी से कहने लगते हैं उस आदमी को ढूंढो जो जियांग को मारना चाहता था। जियांग किंग के ऊपर जाकर कहती है आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। किंग कहते हैं नीचे उतरो। जियांग कहती है ये तो बहुत ज्यादा खड़ूस है। जियांग कहती है सिस्टम क्या ये पहला मिशन मेरा सक्सेसफुल हो गया है। सिस्टम कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किंग तो तुम पे और गुस्सा हो गया है। लेकिन जियांग मुंह बना करके फिर से किंग को टच करने लगती है। किंग उसके हाथ को पीछे रख कर कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। जियांग देखो ना किंग मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, वो हथियारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मैं ये सब एक बार और नहीं झेल सकती। किंग कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, ये क्या बकवास कर। लेकिन जियांग किंग के हाथों को ही काट लेती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। राजकुमार यन आकर के किंग से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे देखो पैलेस में उपपत्नी झाओ है, उनकी हालत बहुत खराब है। यन सोचने लगता है कि अगर मैं किंग होता तो मैं झाओ को इतनी परेशानी में नहीं देखता। किंग ऑर्डर देते हैं कि उपपत्नी झाओ को मार देना चाहिए। राजकुमार यन कहता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उपपत्नी झाओ जनरल की डॉटर है और जनरल गुस्सा होंगे तो वो हमारा विरोध करेंगे। कहते हैं तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यन कहने लगता है कि मैं जनरल को उनके पोजीशन से हटा दूंगा, बदले में तुम्हें झाओ को छोड़ना होगा। हम देखते हैं कि किंग भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। बाहर जाते हुए यन कसम खाता हूँ कि मैं किंग बनूंगा और झाओ को अपनी रानी बनाऊंगा। किंग को दिखाया जाता है जो खाना खाने आते और कहने लगते हैं कि भला आज इतना हरा भरा खाना क्यों बना। और भला जियांग अब तुम कौन सी चाल चल रही हो। जियांग कहती अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना तो आपको ये हरा भरा खाना खाना होगा। जियांग कहने लगती मैंने सुना है कि राजकुमार यन आपकी उपपत्नी को बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। उपपत्नी झाओ तो आपके, तो भला वो उन्हें क्यों बाहर निकालने के लिए कह रहे थे, कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं राजकुमार यन जनरल को भड़काने के लिए तो नहीं गए हैं। किंग कहते हैं बकवास करना बंद करो। जियांग सोचने लगती है क्या इस किंग के पास दिमाग थोड़ा कम है, देखने से तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब हमें उपपत्नी झाओ को दिखाया जाता है। यन से बता रही थी कि कैसे किंग ने उसे बंद किया। कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें फ्री करके रहूंगा और फ्री होने के बाद ना तुम्हें ये दवा किंग के खाने में मिला कर देना है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ झाओ फ्री हो चुकी थी और किंग के लिए खाना लेकर आती है। जियांग सोचने लगती है कहीं इस खाने में जहर तो नहीं मिला और कहने लगती है पहले मुझे दो ताकि मैं इसमें चेक कर पाऊँ कि कहीं इसमें जहर तो। झाओ कहती है मुझ पे शक करी, लेकिन जियांग सूप को पीने लगती है। मुझे पता है कि शायद तुमने इसमें जहर मिलाया होगा। झाओ कहती है जियांग क्या तुम पागल हो गई, मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगी। तभी जियांग साओ के पास से उस दवा को बाहर निकाल कर कहती है जरूर
इसमें ही जहर होगा। वो कहती मुझे सबूत मिल गया है कि तुमने किंग को जहर देने की कोशिश की है। झाओ कहती ये नौकरानी फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और कहने लगती है ये कोई जहर नहीं बल्कि ये एक दवा है। जियांगसी को देखते ही सूप पीने के बाद उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। उसके बाद वो काफी अजीब तरीके से किंग के पास आने लगती है। किंग उसे अपने से दूर करते हैं, फिर भी जियांगसी बैल की तरह किंग के पास आती और कहती मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और उसे किस करने लगी। सब झाओ भी देख रही होती। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है येन कहता है ये दवा लड़कियों पे काम नहीं करती लेकिन लड़कों के लिए ये जहर है। यकीन है जियांगसी इस दवा को पी करके किंग के साथ नाइट स्पेंड करेगी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। झाओ एक नौकर से सारी सच्चाई पता लगा लेती है कि कल रात जियांगसी किंग के साथ नाइट स्पेंड की। जियांगसी को दिखाया जाता है उसकी आंखें खुलती और वो छुप कर बाहर जाने लगती है। किंग को देखती है और किंग के पास आकर के वो कहने लगती प्लीज किंग मैंने कल जो कुछ भी किया उसके लिए पनिशमेंट दीजिए। लेकिन किंग को तो वो सब काफी अच्छा लगता है। कहते कल रात तुमने मेरी अच्छी सेवा की, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जियांगसी सोचती है भलाई से क्या हो गया, ये मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। जियांगसी बाहर आकर हर जगह बात फैला देती है कि कल रात वो किंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। और जब इस बारे में झाओ को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर येन को ये बात बताई जाती है। जियांगसी ने ना हमारा काम आसान कर दिया है, पूरे महल को पता चल गया कि कल रात वो किंग के साथ थी। सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कुछ दिनों में किंग का भी पता साफ हो जाएगा। अगर उसे पता चल गया कि इसमें हमारा हाथ है तो वो हमें मार डालेगा, इसलिए हमें छुप कर मिलना चाहिए। अब जियांगसी बहुत खुश होकर कहती पूरा महल जानता है कि कल रात मैं किंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। उपपत्नी ली आकर के कहने लगती तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। कहती किसी ने नहीं, मैं आपको यहाँ गुड न्यूज बताने आई हूँ, कल रात मैं किंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। गुस्सा होकर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के साथ नाइट स्पेंड करने की। वो जैसे ही मारने वाली होती तभी एक आदमी आकर उसे मार डालता है और साथ ही जियांगसी को भी। जियांगसी का दोबारा रीबर्थ होता है। ली उसे मारने वाली होती है, तभी वो आदमी आकर के ली को मार डालता है। जियांगसी कहती तुम्हारे पीछे देखो वो तो मैजिस्ट्री है। अब वो जैसे पीछे देखता है जियांगसी वहाँ से भाग जाती है। उसके ऊपर बिजली गिर जाती और वो काफी फनी लग रही थी। और तभी किंग भी उसके पास आते हैं और वो चलते हुए मैजिस्ट्री के पास आती है, अपने से दूर करके कहते ये गंदी भिखारी यहाँ कैसे आ गई। डेफू कहता है ये भिखारी तो बिल्कुल जियांगसी जैसी दिख रही है। मैजिस्ट्री कहते हैं जियांगसी तुम्हें क्या हो गया, तुम भूत जैसी क्यों दिख रही हो। जियांगसी कहती है मेरे पर बिजली गिर गई थी, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसका फिर से रीबॉर्न होता है। उपपत्नी ली को वो आदमी फिर से मार देता है। जियांगसी कहती कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। उसका तलवार लेकर वो उसे उसी जगह पर ले आती है जहाँ अगली बार बिजली गिरी थी। जियांगसी कहती यहीं पे रहो, अभी मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगी। काफी टाइम हो जाता है लेकिन थंडर स्ट्राइक नहीं होता। वो आदमी कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझसे झूठ बोला। और जैसे आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक पड़ जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जियांगसी वहाँ से चली जाती है और किंग आकर के उसी आदमी को लेकर जाने लगते हैं। आगे जाने पर जियांगसी कहती है कि तुमने ये किसे पकड़ा है। कहने लगते हैं कि मुझे लगा कि ये तुम हो। के बाद किंग उसे वहीं फेंक देते हैं और कहते हैं नौकरानी जियांगसी को पैलेस वापस लेकर चलो। किंग यहाँ पर पूरी तरीके से उपपत्नी ली को भूल जाते हैं। ली सोचती है जरूर इस लड़की ने किंग के ऊपर कोई काला जादू किया है। देखो सीन दिखाया जाता है गाना गाते हुए जियांगसी मैंगो काटती और खाने लगी। किंग काफी गुस्से में उसके पास आते और कहते हैं मैंने तुमसे कहा ना कि इधर उधर मत भागा करो, और कल रात तुम कोल्ड पैलेस में क्यों गई थी। जियांगसी को अपने पास लाकर कहते तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हूँ। जियांगसी हाथ बढ़ाकर कहती है महाराज सच में आप मेरे लिए परेशान है। लेकिन किंग उसका हाथ हटाकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांगसी कहती किंग शर्मा गए, इसका मतलब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सिस्टम क्या तुम बता सकते हो किंग में से अट्रैक्ट हुए या नहीं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की के चेहरे पर बेवकूफी देखी है। जियांगसी कहती है इसका मतलब क्या है, मैंने कल रात क्या किया। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है मैजिस्ट्री ने जियांगसी का चेहरा कवर कर दिया था और जियांगसी पूरी रात कल नशे में मैजिस्ट्री को ढूंढती रह गई। अचानक ही वो एक जगह पर टक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। जियांगसी ये सुनकर काफी हैरान होती, कल रात क्या हम लुका छिपी खेल रहे थे। वो इस चीज से काफी एम्बेरस होकर के रूम के अंदर आ जाती और कपड़े से फांसी लगाने की कोशिश करने लगती। वो कहती मैं बहुत लेट हो चुकी है, अभी मैं मरूंगी तो बस 1 घंटे ही पीछे जा सकती हूँ। कहती मेरी इमेज तो उस इविल किंग के सामने खत्म हो गई है, मुझे सब कुछ बदलना है। किंग आ जाते हैं जिस वजह से जियांगसी से कुर्सी गिर जाता है। मैजिस्ट्री उसे नीचे उतार कर कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। जियांगसी कहती है मैं खुद को मारने की कोशिश कर रही, पूरा महल जानता है कि कल रात मैं आपके साथ। अगर उन्हें सच्चाई पता चला तो मैं उनके सामने भी नहीं जा सकती हूँ। किंग कहते हैं तुम जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। सीन दिखाया जाता है डॉक्टर जियांगसी को चेक करके बताते हैं जियांगसी को पॉइजन दिया गया जो कि लड़कियों के लिए तो ठीक है, अगर कोई लड़का इस पॉइजन को खा लेता है तो उस लड़की की डेथ हो जाएगी। लेकिन
अगर जियांगसी आपके साथ नाइट स्पेंड करती तो वो जहर आपकी बॉडी में भी चला जाता। कहते मुझे पता नहीं था, जाओ मुझे जहर देने के लिए कुछ ऐसा भी करेगी, इसलिए जाकर तुम महल में बता दो कि कल रात में जियांगसी के साथ नाइट स्पेंड किया था। प्रेजेंट में जियांगसी कहती अच्छा ऐसी बात थी, लेकिन इस जहर का असर 1 मंथ रहेगा, 1 मंथ तक मैं किसी को भी टच नहीं कर सकती, लगता है कि मैं वजन ही मरूंगी। राजकुमार यन को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि जियांगसी फिर से बच गई है। उसे फ्लैशबैक से याद आता है कि अगली बार जियांगसी उसे खुद ही बुला रही थी मारने के लिए। कहता है पेरिस में सभी लोग कह रहे हैं कि थंडर स्ट्रोक से उस आदमी की डेथ हुई है। सच में उस पागल नौकरानी के पास कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। हमें लगता है कि हमसे ही कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम जियांगसी को अपने रास्ते से हटा देंगे। का सीन दिखाया जाता है। ऊपर नीली अपनी नौकरानी से कहती है जाकर उस जियांगसी को पानी में धकेल दो। सभी को लगेगा ये बस एक्सीडेंट है और कोई शक भी नहीं करेगा। नौकरानी कहती है किंग को पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। झाओ कहती है महाराज 2 दिनों से बीमार है। अब जैसे ही झाओ से धक्का मारने आती है जियांगसी साइड हट जाती और उसके सर में ही लग जाता है। चिल्लाने लगती है मिस झाओ पानी में गिर गई है और वो मरने वाली है। अब यन ये सुनकर कि वहाँ आने लगता है, उसके मुंह से पानी निकालने लगा। जियांगसी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी है। जियांगसी खुद जाकर के पानी लाती है और झाओ के ऊपर फेंक देती है, जिससे झाओ को ना होश आ जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फिर से जियांगसी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। जियांगसी के खाने में जहर डालकर उसे देने के लिए कहने लगती है। जियांगसी को इस बारे में पहले ही पता था, इसलिए वो नौकरानी को ही सूप पिलाने लगती है। सूप पीने के बाद अचानक ही नौकरानी की डेथ हो जाती है। जहाँ भी उस नौकरानी की लाश को लेकर जाती हुई देखती है, लेकिन फिर भी वो जियांगसी को मारना चाहती थी। इसी तरीके से झाओ सबसे पहले जियांगसी के खाने में जहर देती है, लेकिन जियांगसी को इस बारे में पता चल जाता है और वो खुद उस नौकर को मार डालती है। दिखाया जाता है जब जियांगसी सो रही होती है तभी नौकरानी उसे मारने आती है, लेकिन जियांगसी उसे मार डालती है। जियांगसी को कोई मारने आता जियांगसी उसे मार डालती। अब ये देखकर झाओ सोचने लगती है कि क्या सच में इस जियांगसी के पास कोई मैजिक है जिस वजह से वो सभी को मार डालती है। किंग को दिखाया जाता है जिसके दिल में बहुत दर्द होता है और वो जियांगसी को याद करने लगते हैं। वो अपने आदमी को बुलाकर कहते हैं जियांगसी का ध्यान दो और उसके पास किसी को भी आने मत देना। तभी वहाँ पे तांत्रिक आ जाता है। किंग कहते हैं जियांगसी और भी ज्यादा भयानक तरीके से मरती और मुझे दिल में दर्द होता है। कहता है अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो जियांगसी को कहीं बंद कर दीजिए, वो भी एक इंसान है, मैं उसे कैसे बंद करके रख सकता हूँ। तांत्रिक कहता है किंग आप उसकी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। किंग बताते हैं किंग कहते हैं मेरी और इसकी जिंदगी कनेक्टेड है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। नाइट के सीन में जियांगसी को दिखाया जाता है जिसके साथ एक सिपाही होता है। जियांगसी कहती क्या तुम इस तलवार को थोड़ी देर के लिए नीचे नहीं रख सकते। वो नहीं करता तो जियांगसी कहती मेरे पीछे करना बंद कर दो, मैं महल में घूम भी नहीं पाती। कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, किंग ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। झाओ को दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पे राजकुमार यन आते हैं जो कहते हैं तुम इतनी परेशान क्यों। झाओ बताती कि कितनी बार उसने जियांगसी को मारने की कोशिश की लेकिन हर बार जियांगसी बच जाती है। यन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे मारना बहुत मुश्किल है। झाओ कहती है उससे पहले ही पता चल जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, कहीं उसे हमारे बारे में तो पता नहीं चल गया है। तभी हमें जियांगसी को दिखाया जाता है। अब उन दोनों को पकड़ कर वो किंग के पास ले आती है और बताने लगती है देखो किंग मैंने एक नौकरानी और इनोस को इंटरमेट होते हुए पकड़ लिया है। पहले तो चिल्लाते और कहते कि इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाए। कहती कि आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है इन्हें देखने के लिए कि भले ये नौकरानी और इनोस है कौन। किंग आप इन दोनों की शादी कर दें ताकि ये दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताएं। बाद उन दोनों का फेस खुल चुका था। झाओ कहती है कि ये जियांगसी हमें फंसाना चाहती। गुस्से में कहते हैं उपपत्नी झाओ को कोल्ड महल में भेज दिया जाए। राजकुमार यन कहता है ये सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है, तुम दिन भर बेवकूफी करती हो लेकिन बहुत होशियार। जियांगसी कहती तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भेड़ के खाल में भेज दिया हूँ। कहने लगते हैं राजकुमार यन को जेल में बंद कर दो और उपपत्नी झाओ को कोल्डर पैलेस ले जाओ। यन कहता है आपसे कोई गलती हो गई है, इंपीरियल गार्डन में झाओ से कोई टकरा गया था और मैं उसकी हेल्प करने के लिए गया था। लेकिन किंग तो उल्टा उस पे गुस्सा करने लगते हैं। तभी हमें जनरल को दिखाया जाता है जो कि झाओ के फादर थे। कहते कि मेरी डॉटर ने हमेशा नियम का पालन किया, उसे फंसाने की कोशिश की गई है। कहते तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हारी डॉटर पे गलत आरोप लगा रहा। जनरल कहते हैं नहीं किंग मेरी डॉटर आपसे बहुत प्यार करती है और वो राजकुमार यन से कभी भी नहीं मिल सकती, ये बस आपकी एक गलतफहमी है। जियांगसी कहने लगती मैंने खुद अपनी आंखों से सब देखा था। झाओ के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए झाओ के फादर उससे माफी मांगने लगते हैं कि मैं आपके खिलाफ कभी भी साजिश नहीं रच सकता। कहते उपपत्नी झाओ तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि उस दिन तुम्हें दवा किसने दी थी। अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे 9 पीढ़ी को पनिशमेंट दूंगा। कहने लगते किसी नौकरानी ने मेरी डॉटर को फंसाने की कोशिश की है। जनरल से चिल्लाकर कहने लगते तुम्हें पता है ना मैं क्या चाहता हूँ, अब झाओ मरे या ना मरे
वो तुम पे डिपेंड है। कहते हैं मैं अपनी इस गलती के लिए 1,00,000 सैनिकों को आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। किंग कहने लगते हैं राजकुमार यन, क्या तुम भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? कहता है किंग मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जियांग सोचने लगती है किंग इन लोगों को शाही जेल में क्यों नहीं फेंक देते ताकि ये दोबारा किंग को जहर न दे सके। तभी यहाँ पे राजकुमार यन की मॉम आ जाती है। मैंने सुना था कि किंग की तबीयत खराब है, लेकिन किंग तो अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहते हैं आप अभी यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी, आराम करिए। उसकी मॉम कहती मैं सवालों का जवाब दो। किंग कहते हैं आपको राज्य के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इस मामले में नहीं पड़ती तो क्या अपने भाई को मार डालते तुम? राजकुमार यन कहने लगता है मॉम मैं निर्दोष हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर देफू से कहती है ये यन की मॉम किंग की मॉम है ना? तो भला उनका रिश्ता इतना खराब क्यों है? देफू बताने लगता है कि जब किंग छोटे थे तो क्वीन उनका काफी ध्यान रखती थी, लेकिन राजकुमार यन के जन्म के बाद क्वीन का पूरा ध्यान और प्यार राजकुमार यन को मिला है। इतने साल हो गए लेकिन किंग अभी भी नहीं समझ पाते कि क्वीन मदर उनसे क्यों इतना नफरत करती है। को दिखाया जाता है राजकुमार यन कह रहे होते अगर आप नहीं आई होती मॉम तो भाई मुझे मार डालते। क्वीन मदर कहती है मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहाँ पे उपपत्नी ली आ जाती है जिसे देखकर क्वीन मदर कहने लगती है तुम काफी लंबे टाइम से कोल्ड महल में बंद थी। अगर तुम्हारा एक बच्चा हो जाता तो किंग तुम्हें सम्मान देते। ली कहने लगती ली कहती ये सब उस झाव की वजह से हुआ, उसकी वजह से ही मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। कहती ये तुम्हारे शरीर को पोषण देने के लिए एक गुप्त दवा है। क्वीन मदर को थैंक यू करके ली चली जाती है। यन आता है और कहने लगता है कि आप उसकी इतनी हेल्प क्यों करती है? कहती है क्योंकि वो बेवकूफ है, उसकी हेल्प करूंगी तभी तो हमें फायदा होगा। राजकुमार यन और क्वीन मदर किंग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं कि वो कैसे किंग को मारेंगे। राजकुमार यन ये सब सुनकर काफी हैरान होता है। उसके जाने के बाद क्वीन मदर कहती है अपनी नौकरानी से किंग से कहो कि मैं अपने आने की खुशी में यहाँ सभी को भोजन में बुलाना चाहती हूँ। नाइट में हमें शाही भोजन का सीन दिखाया जाता है। उपपत्नी झाओ अपने साथ एक डांसर को लेकर आई थी, तलवार के साथ यहाँ डांस करने वाली थी। जियांग सोचने लगती है कि मैंने बुक में पढ़ा था इस डांस के बाद किंग झाओ से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे कि भोजन में किसी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। बैकग्राउंड से बताया जाता है राजकुमार झाओ ने अकेले किंग को मारने का प्लान बनाया। जैसे ही वो खूनी किंग को मारने वाली थी किंग उससे बच जाते हैं। झाओ किंग के करीब आने लगती है लेकिन जियांग उसे गिरा देती है। प्लान फेल होता हुआ देख कर के यन अपने लोगों को किंग को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन सिपाही आकर के किंग को बचा लेते हैं। जियांग कहती क्या ये लोग भी उपपत्नी झाओ के कहने पर तुम्हें मारने के लिए आए थे? उपपत्नी झाओ कहने लगती है महाराज मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वही किंग कहने लगते है तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। क्वीन मदर कहने लगती है यन से मैंने तुम्हें थोड़ा रुकने के लिए कहा था ना। यन कहता है मैं इतना वेट नहीं कर सकता। यन सोचने लगता है कि मुझे अपना प्लान चेंज करना होगा, मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि वही जैसे ही एक सिपाही किंग को मारने के लिए आता है तभी यन किंग को बचाने के लिए आगे आ जाता है और वो घायल हो चुका था। अब यन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यन की मॉम उसके पास आकर के कहने लगती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट का सीन दिखाया जाता है। यन की मॉम उसके पास आकर के कहती है अगर तुम किंग बनना चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी किंग को रास्ते से हटाने के लिए। वहाँ से चला जाता है। नैनी कहती है गॉड मदर क्या राजकुमार यन सिंहासन के लिए ठीक कहने लगती है भले ही वो सिंहासन के लिए अच्छा हो या ना हो वो किंग बनकर रहेगा। कहती है मैंने किंग के दासी के बारे में बहुत कुछ सुना है। गॉड मदर कहती है उसे मेरे पास लेकर के आओ। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग को गॉड मदर के पास लेकर आते हैं। कहती तुम्हें अपना अपराध मानना होगा। जियांग कहती है मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी गलती की है। तभी नैनी आकर के जियांग को जहर पिला देती है और यहाँ उसकी और सभी की डेथ हो जाती है। फिर से रीबर्थ होता है और वो उस नौकरानी को नीचे गिरा करके क्वीन मदर के गले में तलवार रख देती है। राजकुमार यन आ जाते हैं जो कहता है कि गॉड मदर को जाने दो। अब यहाँ पर जियांग कहती है बढ़िया तुम ही हो जो इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई कराने की कोशिश कर रही और मुझे फंसाने की कोशिश भी। और राजकुमार यन तुम्हारे बेटा है तो हमेशा तुम राजकुमार यन का साइड क्यों लेती हो? तो इसका मतलब तुम किंग की असली मॉम नहीं हो।
तभी हम देखते हैं जहाँ राजकुमार यन जियांगसी को मार डालता है और उसकी डेथ हो जाती है और सभी लोग उसके बाद काफी से रीबर्थ होता है। वो राजकुमार यन से कहने लगती अपने घुटने टेक कर बैठ जाओ और चाकू भी फेंक देना। जियांगसी कहने लगती क्वीन मदर तुम किंग से प्यार नहीं करती और अचानक इतनी बदल क्यों गई? कहीं तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा कर क्वीन मदर का जगह तो नहीं ले लिया? मुझे नौकरानी आती है जो कि जियांगसी को मार डालती है। अब उसका फिर से रीबर्थ होता है। जियांगसी जैसे ही क्वीन मदर के गले में चाकू रखकर उसे बाहर लेकर जा रही थी तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं और क्वीन मदर कहने लगते हैं भले इस नौकरानी की हिम्मत तो देखो जो क्वीन मदर को मार रही है। उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते और कहते हैं हमारा जो माँ बेटे का रिलेशन था वो पहले ही खत्म हो चुका है और जियांगसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है। जियांगसी माफी मांगते हुए कहने लगती है किंग ये सब मेरी गलती है, मुझे क्वीन को बंदी नहीं बनाना चाहिए था और मुझे लगता है कि आपकी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है, आप दोनों ही उनके बेटे हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार यन को वो इतना प्यार क्यों देती है? क्वीन मदर मुझे मारने वाली थी इसलिए मुझे उन्हें बांधना पड़ा। अब किंग कहने लगते कोई बात नहीं तुमने अच्छा किया। कहने लगते हैं तुम्हें क्वीन मदर की आइडेंटिटी पे शक क्यों हो रहा है? जियांगसी कहती है कि आपको उन पे शक नहीं हुआ? तो किंग कहते मैंने जांच किया लेकिन फिर भी मुझे यही पता चला कि वो ही मेरी मॉम है। मदर को दिखाया जाता है जो कहती है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो नीच नौकरानी के लिए मुझे अपमानित करे, मैं उसे सजा दे कर रहूंगी। का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग की हालत अचानक ही खराब हो जाती और वो अपनी तलवार से सारे लोगों को मारने लग जाते। जियांगसी ये देखकर काफी हैरान होती और खुद को मार के कहानी के 1 घंटे पीछे चली जाती है। रीबर्थ होने के बाद जियांगसी किंग के पास आती और कहने लगती है इसमें जहर मिला, इसे मत पियो। लेकिन फिर भी अचानक ही किंग की हालत खराब होने लगती है। जियांगसी धीरे धीरे करके खोजने लगती कि भला जहर किस में है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो खुद को मार के फिर से रीबर्थ होने का कोशिश करती है। किंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं मेरे लिए दोबारा मत मरो। आता है जो किंग को मार के बेहोश कर देता है। वो कहता है जियांगसी मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, भले ही किंग मुझे मार डाले लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो। कुछ देर बाद डेफू बताता है किंग को गू पॉइजन दिया गया और इस पॉइजन के वजह से हर महीने में 1-2 बार किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो लोगों को मारने लगते हैं। बताता है कि अचानक से तांत्रिक गायब हो गया है और हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिला और अगर किंग की बीमारी के बारे में किसी को पता चलता है तो राजकुमार यन और क्वीन बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करेंगे। जियांगसी किंग के पास बैठकर सोचने लगती है जिस जहर को मैं ढूंढ रही थी बचपन से, जो क्वीन मदर किंग को असॉल्ट करते आ रही है, ये उसका ही परिणाम है। तभी किंग भी उठ जाते हैं। किंग कहते तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जियांगसी कहती क्या किंग के पास कोई और बात करने की टॉपिक नहीं? ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। तभी किंग उसे रोकते हुए कहते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा प्लीज तुम दोबारा मत मरना। बताते हैं जब भी तुम्हारा रीबर्थ होता था तो उस टाइम पे मेरा भी रीबर्थ होता था। जियांगसी कहती इसका मतलब किंग आपको सब कुछ याद है? किंग कहते हाँ मुझे सब कुछ याद है। जियांगसी एम्बेरस होने लगी। कहते हैं जियांगसी तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे रीबर्थ के बाद जब भी मैं तुम्हें मरता हुआ देखता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। भी है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, कहीं तुमने मुझ पे कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द क्यों होता है? जियांगसी उसे किस कर देती है तो किंग भी उसे किस कर देता है। बताने लगता है जियांगसी तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो जियांगसी भी किंग को किस करने लगती है। दिखाया जाता है जियांगसी की आंखें खुलती और देखती कि किंग वहाँ नहीं है। जियांगसी सिस्टम से पूछने लगती मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, मुझे 100 मिलियन कब मिलेंगे? बताता है जब तुम अपनी असली दुनिया में लौट जाओगी तो तुम्हें 100 मिलियन मिलेंगे। जियांगसी काफी खुश होती और कहती कि मैं तो अमीर हो जाऊंगी। सिस्टम बताता है किंग को मारने के बाद यन सिंहासन में बैठेगा और उसके बाद तुम अपनी असली दुनिया में आ सकती हो। कहती अगर मैं मॉडर्न एरा में नहीं जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? बताता है कि अगर तुम अपनी मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं जाओगी तो तुम रीबर्थ होने की शक्ति खो दोगी। कहती अगर मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी तो इस बॉडी का क्या होगा? सिस्टम बताता है कि बॉडी में तुम हो वो अपनी बॉडी में वापस आ जाएगी। तब यहाँ पे जियांगसी कहने लगती सिस्टम मुझे क्वीन मदर की सच्चाई पता चल गई है, मुझे ढूंढ कर बता सकते हो कि इस गेम में पहले किसने प्रवेश किया था और क्या वो इस गेम को जीती थी? पता चलता है कि क्वीन के बॉडी में कोई और थी और उसने किंग को जन्म दिया था। वो मिशन पूरा करके दूसरी दुनिया में गई तो किंग यहीं पर रह गए थे। को दिखाया जाता है
जो कि जियांगसी को महारानी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बारे में जियांगसी को नहीं पता था। तभी यहाँ पे जियांगसी आती है, बताने लगती है किंग को कि मुझे क्वीन मदर की सच्चाई पता चल गई है। क्वीन मदर की बॉडी में थी ना, वो इस गेम को जीत कर यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए तुम उस मॉडर्न एरा की लड़की और किंग के बच्चे हो। असली क्वीन मदर का बेटा सिर्फ यन है और इसीलिए वो तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जियांगसी कहती मैं भी इस गेम की विनर हूँ। किंग कहते हैं तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी? जियांगसी कहती मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ। किंग कहते जवाब दो। तो जियांगसी कहती अपने सिपाही को बुलाकर कहते जियांगसी को साइड हॉल में बंद कर दो और मेरे बिना अनुमति के उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। हमें दिखाया गया जहाँ जियांगसी को भी साइड महल में बंद कर दिया जाता है। अंदर उसे यहाँ से बाहर निकलना था, नहीं तो हमेशा के लिए वो इस बुक में ही फंस कर रह जाएगी। क्वीन मदर को दिखाया जाता है। किंग उसे अपने पास बुलाते हैं। किंग कहने लगते हैं क्या सच में तुम मेरी माँ हो? तो क्वीन कहती है तुम्हें कैसे पता चला? किंग कहते हैं इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे। कहती है किंग बेवकूफ था, उसे मेरे बेटे को सिंहासन देना था, ना कि तुम। कहते कि क्वीन को अभी के अभी क्वाइल्ड महल में बंद करके आओ। क्वीन मदर कहती है तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, उसने भी किंग को धोखा दिया, तुम्हें मर जाना ही अच्छा होगा। किंग को दिखाया जाता है। जियांगसी के पास जाकर कहते हैं कि मैंने क्वीन को बंदी बना लिया है, अब तुम्हारे लिए महल में खतरा नहीं। देखते जहाँ जियांगसी किंग पे वार करते हुए कहती है तुम इविल किंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। किंग समझ जाते कि ये जियांगसी नहीं है, इसलिए वो उसे मार डालते हैं और अपने सिपाही से कहने लगते हैं कि राजकुमार यन के कमरे को घेर लिया जाए। राजकुमार यन को दिखाया जाता है जिसने जियांगसी को बंदी बना लिया था और वो अपने पास जियांगसी को लेकर के आए थे। हम देखते हैं कि जनरल और बाकी लोग भी किंग को मारने के खिलाफ हो चुके थे, यहाँ तक कि वो तांत्रिक भी जो कि किंग के साथ था वो भी अब उनके खिलाफ हो चुका है। यहाँ पर झाओ आती है जो जियांगसी को मारते हुए कहने लगती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किंग के साथ मिलकर मुझे समझ जाती है कि उसे झाओ को उसकाना होगा ताकि झाओ उसे मारे उसका रिबत हो, इसलिए वो झाओ को मारने लगती। तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करी लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुम्हारा यूज करूंगा किंग को धमकाने के लिए। झाओ कहने लगती है किंग इतना पागल कैसे हो सकता है, भला वो इस नीच नौकरानी को अपनी क्वीन कैसे बना सकता है? उसके पास 3000 उपपत्नियां थी लेकिन उसने कभी किसी को टच ही नहीं किया, शायद वो तुमसे रियल लव करने लगा है। पत्नी ली प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन वो किंग का नहीं बल्कि किसी और का बेबी था। तुमने तो किंग का दिल भी जीत लिया और उसके साथ 2 बार नाइट स्पेंड भी किया। कहने लगता है जाओ तुम परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं किंग बन जाऊंगा और तुम मेरी क्वीन। के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि सारे सिपाहियों को मार के महल के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वो फंस जाते हैं और किंग अपने सिपाहियों को लेकर आ जाता है। जाओ ये देखकर हैरान हो जाती है कि किंग को कैसे पता चला। अपने साथ जियांगसी को भी लेकर आया था और उसे थप्पड़ मारने लगता है। किंग कहते हैं यन जियांगसी को जाने दो। यन कहता है अपने सैनिकों को यहाँ से जाने के लिए कहो, तभी मैं जियांगसी को जाने दूंगा, नहीं तो उसे मैं मार डालूंगा। जियांगसी को मारने लगता है। किंग को याद आता है फ्लैशबैक से जहाँ जियांगसी ने कहा था कि अगर वो इस बार मर जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी। किंग कहते हैं ये जियांगसी की लास्ट लाइफ है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ और इसीलिए वो सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं और तभी सब कुछ रुक जाता है। सिस्टम पूछता है जियांगसी क्या तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हो? जियांगसी कहती है सिस्टम जो मुझे पैसे मिलने वाला था, क्या मैं उन पैसों का यूज करके किंग को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किंग के साथ इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। ही मैं इस वर्ल्ड में मर जाऊंगी लेकिन उसकी मॉम की तरह उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सिस्टम भी जियांगसी को दवा देता है और उसे अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक किंग के गले में चाकू रख देता है। यन काफी खुश होता है कि अब सब कुछ मेरा हो चुका है। झाओ कहती है कि ये लड़की जियांगसी हमारी किसी काम की नहीं, अब इसे मार डालो। तांत्रिक कहता है ऐसा मत करो, अगर तुम उसे मारोगे ना तो हम 1 घंटा पीछे चले जाएंगे। कि वो अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज करती है। सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। झाओ कहती अच्छा इसीलिए जब भी मैं उसे मारने के लिए जाती थी तो उसे मार नहीं पाती थी। तभी अचानक जियांगसी यहाँ पे बेहोश हो जाती है जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। झाओ कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? झाओ कहती है नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। यन उसे थप्पड़ मार कर कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यन जियांगसी को उठाने लगता है तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती हो। अब यन यहाँ पर जियांगसी को बचाने के लिए टैबलेट का भी यूज करता है। तभी जियांगसी भी उठ जाती है। जियांगसी कहती मैं नहीं मरी। तभी यन कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता,
मर के तुम थोड़ी ना रिबॉर्न हो जाओगी। अब जियांगसी उठ कर कहती है, क्या तुम्हें डर है कि मैं मर जाऊंगी? जियांगसी कहती, हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। तुम घुटने में बैठकर मुझे नहीं मरने की भीख मांगोगे। यन कहता है, तांत्रिक, इस चुड़ैल से निपटने का कोई तरीका है क्या? तांत्रिक कहता है, हाँ मेरे पास एक उपाय है, उसे मेरे पास ले आओ। यन उसे उसके पास लेकर जाने लगता है। यन कहने लगता है, तुम्हें पहले ही पता था ना भाई कि जियांगसी मरने के बाद फिर से रिबॉर्न हो सकती है। जो तांत्रिक होता है ना, वो यन के गले में चाकू रख देता है। किंग कहते हैं ये तांत्रिक मेरा आदमी है और मेरे कहने पर ही ये तुम्हारे साथ मिला था। अब किंग अपने सैनिक को बुलाता और कहता है कि यहाँ जितने भी गद्दार हैं उन्हें पॉइजन देकर के मार डालो। तभी यहाँ पे जियांगसी किंग को दवा देती है जिससे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। किंग कहने लगते हैं, भले ही ये जहर भी होता तो मैं इसे पीने के लिए रेडी था। जियांगसी कहती है, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, इस दवा को पीने के बाद तुम भी ठीक हो जाओगे। अब यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं और साथ ही इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट में बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।